अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की आलमी कॉन्फ्रेंस में एफबीआर इस्लाहात की जो केस स्टडी है उसकी तारीफ़ की गई। ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि पूरी जब दुनिया के अंदर इस बात को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन का निज़ाम या हम कह सकते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम जो है उसके रिफॉर्म्स बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किए गए, जिसके इम्पैक्ट्स हम देख सकते हैं कि फ़र्स्ट क्वार्टर में ही बड़े अच्छे हमारे पास टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आ चुके हैं। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आलमी कॉन्फ्रेंस में जब ये केस स्टडी के हवाले से पजीराई हुई पाकिस्तान की, तो टीम की तारीफ़ की गई है। फाइनेंस टीम खासकर बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन नताइज आ रहे हैं, ख़ासकर हम देख रहे हैं इकॉनमी के, तो ये तमाम चीज़ें तारीफ़ के काबिल भी हैं। और पाकिस्तान की जब केस स्टडी हो रही है, टैक्सेशन के हवाले से हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन में आ रही हैं। तो आज हम ये बात करेंगे जितने ज़्यादा एफबीआर इस्लाहात हुए हैं और ख़ासकर टैक्स बेस बढ़े हैं, तो वो कितना ज़्यादा अब आने वाले दिनों में हमारे पास टैक्स क्वांटम कलेक्ट कर पाएंगे। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं हम कि जितना ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है कि उन्हीं लोगों को स्क्वीज़ ना किया जाए, उन्हीं लोगों से मज़ीद टैक्स ना लिया जाए जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं। अब उनको टैक्स के दायरे कार में लाया जाए जो कि टैक्स चोरी करते आए हैं या फिर जो टैक्स जो है वो चुराते हैं या टैक्स अदा नहीं करना चाहते, उनको अपनी ड्यूटीज़ भी दिलाने का वक्त जो है वो आ चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तमाम जो रिफॉर्म्स के हवाले से या जायज़ा इजलास जो हफ्तावार होता है इसके अंदर एफबीआर की कारकर्दगी के हवाले से और साथ साथ इन तमाम चीज़ों पे तनकीद भी की और बताया भी कि अब आने वाले दिनों में जितना ज़्यादा टैक्सेशन के जो लोग टैक्स चुराते हैं या टैक्सेशन के निज़ाम को जो है ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर दायरा कार को जो है घेरा तंग किया जाए। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हुकूमत ने स्टार्टअप्स के हवाले से और फ्रीलांसर्स के हवाले से इनके लिए तकरीबन 250 मुश्तरका वर्किंग मराकज़ कायम करने का मनसूबा बना दिया है। आज हम ये बात करेंगे। खासकर हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स के हवाले से पेनिट्रेशन है, यंगस्टर्स चाहते हैं, फ्रीलांसिंग बहुत इजी एक एक्सेस है, खासकर वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर हो, छोटा सा बिजनेस हो, अपना हो। तो स्टार्टअप्स के अंदर और खासकर फ्रीलांसिंग के अंदर जितना ज़्यादा एक पेनिट्रेशन देखने में आ रही है यंगस्टर्स की जानिब से, उतना ही गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करने के लिए आगे बढ़ रही है और तकरीबन 250 मुश्तरका वर्किंग जो मराकज़ हैं वो कायम करने का मनसूबा है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कितना ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगी जब IT के अंदर फ्रीलांसिंग सर्विसेज सेक्टर है, स्टार्टअप्स के अंदर ऑलरेडी यू नो दैट के इनोवेशन होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तान इसके ऊपर फोकस्ड है और आने वाले दिनों के लिए तैयारी कर रहा है। हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के स्टार्टअप्स का फ्यूचर पाकिस्तान में कितना है। आने वाले दिनों में जो स्टार्टअप्स की एक हम देख सकते थे कि बीच में एक यहाँ पे ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि दोबारा जो चीज़ें हैं रुकी हुई वो कंटिन्यू भी हो रही हैं और नए सिरे से भी आगे बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान में शमसी तवानाई के हवाले से बात करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस ज़्यादा है, खासकर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम बात करें, रेजिडेंशियल्स के हवाले से बात करें, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल जो तारीखी संग मील करार दे दिया गया है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। हर घर जो है इसके अंदर सोलर पैनल्स मौजूद हैं। सबकी ये कोशिश होती है कि जितना हो सके शमसी तवानाई को यूटिलाइज़ किया जाए, जितना हो सके पाकिस्तान में बिजली की बचत की जाए, ताकि रेट्स वगैरह के हवाले से कैपेसिटी पेमेंट्स जो इशूज़ थे वो सॉर्ट आउट हों और किसी ना किसी तरीके से जो हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जीज़ हैं उनको फोकस किया जाए। तो ये बात करना ज़रूरी है कि शमसी तवानाई का इस्तेमाल तारीखी संग मील इख्तियार कर गया है। इंडस्ट्रीज़ कितना ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, रेजिडेंशियल्स कितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और साथ साथ टैक्स वसूली के हवाले से एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। तकरीबन 5.83 खरब यानी कि 5.83 खरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है। ये पहले क्वार्टर्स के नंबर्स हैं, यानी कि 3-4 माह के नंबर्स हैं। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एफबीआर की कारकर्दगी वाकई काबिल तहसीन है और यहाँ पर ये नंबर्स का जनरेट होना, रिफॉर्म्स का आना, केस स्टडी होना इंटरनेशनली, ये तमाम चीज़ें इस बात की गमाज़ी कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और अब एफबीआर के टारगेट्स मज़ीद अचीव होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। पहले एक इकोनॉमिक रिपोर्ट देखते चलते हैं, हमारे पास मौजूद है, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आज टैक्स के हवाले से हम देख रहे हैं चीज़ें। तो इस बार जो हमने देखा था कि सितंबर मंथ के अंदर जो फाइलिंग डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था, वो भी इसीलिए किया गया था कि आने वाले दिनों में मज़ीद नंबर्स जनरेट हों। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं।
पाकिस्तान की मैशत के लिए टैक्स वसूली हमेशा एक बुनियादी सुतून रही है और माली साल 2024-25 में इस शोबे ने तारीख का नया रिकॉर्ड कायम किया। वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स की मद में 5.83 खरब रुपए जमा किए, जो गुज़िश्ता साल के 4.57 खरब रुपए के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। ये पेशरफ्त माली नज़्म-ओ-नस्क, महसूलात में बेहतरी और बजट खसारे में कमी के लिए एक मुस्बत इशारा समझी जा रही है। इस शानदार कारकर्दगी के पीछे बेहतर तामील, डिजिटल टैक्स निज़ाम और वसी नेट जैसे अवामिल कार फरमा है। हुकूमत इसे एक बड़ी माशी कामयाबी करार दे रही है, जो तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही प्रोग्रामों के लिए माली गुंजाइश पैदा करेगी। आदाद व शुमार जाहिर करते हैं कि बरह रास्त टैक्स की 70% वसूली विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में हुई, जो बिलवास्ता तौर पर आवाम से वसूल किया जाता है। माली साल 2024-25 में सिर्फ तनख्वाहदार तबके से 575 अरब रुपए वसूल किए गए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 57% इजाफा जाहिर करता है। माहिरीन का कहना है कि पायदार माशी तरक्की के लिए हुकूमत को टैक्स नेट को वसी करने की जरूरत है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले एफबीआर की कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब टैक्स जायज़ा इजलास किया तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कितना ज़्यादा एक इंटरनेशनली इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं काबिल सताइश है। कितना इम्पॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना? अस्सलाम वालेकुम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। किसी भी मुल्क की तरक्की का, ख़ास तौर पे मुआशी तरक्की का इन्हसार ये है कि उस मुल्क के लोग अपने फ़राइज़ को समझते हैं और उस मुल्क की ज़रूरत के लिए वो टैक्स अदा करते हैं। बदकिस्मती से या तो हमारे यहाँ शऊर की कमी है या तालीम की या प्रॉपर हमने काम नहीं किया कि टैक्स की वो शरह नहीं दस्तयाब हो पाई है अभी तक जो होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा मुस्तकिल वो इस पर लगे हुए हैं और एफबीआर इस सिलसिले में बड़ा काम कर रही है। आपके पास फिगर है, आपने खुद ही बताया अभी रिपोर्ट में कि 0.83 खरब आपको पहले 9 महीने में दस्तयाब हुए, जबकि इसी पीरियड में पिछली बार 451 था। ये बहुत बड़ी कामयाबी, डेट भी एक्सटेंड किया गया। इसमें जो बात आपने अपने इंट्रो में ख़ुद भी कही वो बहुत अहम है कि ज़रूरत इस बात की नहीं है कि जो टैक्स मिल रहा उनसे टैक्स लें, ज़रूरत इस बात की है कि टैक्स नेट कितना है, यानी हमारी कितनी फ़ीसद आबादी टैक्स देती है। ये बहुत अहम फैक्टर है। इस पे बड़े सारे मुज़ाकरात भी होते हैं, मशावरत भी होती है, सेमिनार्स भी होते हैं, लेकिन उसमें अभी तक इस हुकूमत से पहले तक हमारी कोई कामयाबी बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी। और लोग, बल्कि अब भी मैं आपको बताऊं कि अब भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर टैक्स से हम बचे हुए हैं। छोटे दुकानदारों के टैक्स नहीं, सड़कों पे जो पथारे वाले उन्हें हम गरीब ट्रीट करते हैं, जबकि उनकी रोज़ाना की आमदनी किसी भी पाकिस्तान में MBS से ज़्यादा होती है अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से देखें, लेकिन वो साफ बच जाते हैं। होलसेल मार्केट पे नहीं है। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जो आहिस्ता आहिस्ता ये हुकूमत पकड़ रही है कि वो है डिजिटल सिस्टम। अभी तक हमारे यहाँ तमाम तर कोशिशों के बाद, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है शायद 2-3 दिन पहले शाया हुई, कि हमारे यहाँ अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं कैशलेस इकानमी में। हुकूमत पूरा जोर लगा रही है, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, पूरा प्रेशर डाल रही है और मुझे यकीन है कि इसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तो हमने इसको कैशलेस सोसाइटी बना दिया और डिजिटल सिस्टम को कर लिया जो कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि अभी 583 से हम बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि देख लें आप, 24 करोड़ की आबादी में टैक्स देने वालों की क्या रफ्तार है आपको भी पता है, शायद मुश्किल से 20% भी नहीं, 15%। अच्छा, इसमें दूसरी बहुत अहम चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे टैक्स का बहुत बड़ा रेशियो वो है जो सर्विस वाले देते नहीं, मुलाजिम पेशा लोग देते हैं, वो देते नहीं बल्कि उनकी तनख्वाहों में से कटता है। लेकिन उसके अलावा जो ताजिर हजरात हैं उन्हें भी चाहिए कि आगे बढ़ें, और कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े ताजिर, छोटे ताजिर भी वो ईमानदारी से देखें कि उनकी आमदनी क्या है, उनके घर के अखराजात क्या हैं। अगर वो घर पे गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, कार मेंटेन कर सकते हैं, बंगलों में रह सकते, तो उन्हें टैक्स भी देना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, ख़ास के कराची के हवाले से, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर लाइन बह रहा है, बिजली, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अगर जिस गली में आप 50 मकानों की गली है वहाँ अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 500-500 दे के अपनी गली तो सही करा। ये रुझान असल में अवेयरनेस का मसला, ये मसला बेईमानी या ईमानदारी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में 99% प्रॉब्लम ये है कि हम जहनी तौर पर आमादा ही नहीं है, जहनी तौर पर हमारे इल्म नहीं है, जहनी तौर पर हमारी आगाही नहीं है कि टैक्स के, यानी हम ये
अभी तक नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं अपने आवाम को कि यूरोप अमेरिका में अगर दुनिया की तमाम सहूलतें हैं तो उसकी वजह यह है कि उनके लोग टैक्स देते हैं, खुद जाके देते हैं, है ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने फातमी साहब, के देना हम सब की जिम्मेदारी है और टैक्स देना एक हमारा जो है वो एक ड्यूटी भी है और इसको हमें फुलफिल करना चाहिए। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम टैक्स महसूलात के हवाले से बात कर रहे थे, फातमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में, उनसे मज़ीद बात करेंगे। फातमी साहब, हम टैक्स वसूली की जो एक हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सतह देख चुके हैं, इस वक्त 5 खरब रुपए से तजावुज़ कर गई हैं और अभी आपने देखा है कि फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है। बजट के आने के बाद ऑलरेडी हमने टैक्स टारगेट्स भी बढ़ाए, साथ साथ हमने ये भी देखा कि टैक्स कलेक्शन कैसे सही करनी है, रिफॉर्म्स कैसे लाने हैं, और फिर जब इंटरनेशनली ये केस स्टडी किया गया तो अब हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं या अब हमारे जो जज्बात हैं उसकी एक्साइटनेस और भी बढ़ गई है। और ऑलरेडी हमने IMF से भी एक कंसेशन करवा लिया है कि टैक्सेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, और फ्लड भी आया है, तो इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 150 हम कह सकते हैं अरब रुपए की कमी करवा ली। अब आपको क्या लगता है कि इस बार जो टारगेट है वो हम मीट कर पाएंगे? ऑलरेडी हमने इतना अच्छा रिकॉर्ड तो कर ही लिया है। मेरा अपना ख्याल है कि हम कामयाबी से बहुत करीब चले आए हैं और इसमें IMF का भी बड़ा ताउन है कि IMF की मदद से हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है। बाज़ वक्त IMF के हवाले से हमें महसूस ये होता है कि सख्ती ज़्यादा कर रहे हैं वो बहुत सारे मामलात में, शुगर इंडस्ट्री की या दूसरे या टैक्स के मामलात, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है कि 70-75 साल गुजरने के बाद भी अभी तक हमारी आवाम को टैक्स का वो प्रॉपर शऊर नहीं है जो होना चाहिए, माने या ना माने। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, अच्छे भले कारोबार करने वाले लोग, अच्छे बड़े बड़े स्टोर चलाने वाले लोग भी ये समझते हैं कि टैक्स देना ज़रूरी नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अभी तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं कि टैक्स गवर्नमेंट कोई अपने लिए नहीं लेती, वो टैक्स हमारे ही वापस हो जाता है हमें। यानी जो टैक्स हम देते हैं वो बिजली, पानी, गटर, गैस, सेवरेज और सड़कों के काम आता है। तो अगर हम उसी से स्कूल चलते हैं, उसी से हॉस्पिटल चलते हैं, उसी से बूढ़े लोगों के इलाज होता है, उसी से बच्चों की तालीम, ये शऊर, देखिए टैक्स तो हम वसूल लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो कह रही हैं, मेरा अपना ख्याल है कि हम टारगेट मीट कर लेंगे इस बार, लेकिन मसला टारगेट मीट करने का नहीं है। मसला ये है कि जब तक हम आम शहरियों को या तमाम मुल्क में रहने वालों को यह आगाही न दें कि हम टैक्स उनसे वसूल नहीं रहे हैं, टैक्स उनको वापस कर रहे हैं मुख्तलिफ, यानी इट इज ए सॉर्ट ऑफ बार्टर के हम टैक्स लेके उनको सड़क बना रहे हैं, टैक्स लेके स्कूल बना रहे हैं, टैक्स लेके हॉस्पिटल। तो ये अगर आगाही हो जाए, देखिए बात टैक्स वसूलना एक अलग चीज़ है और टैक्स अदा करना बिल्कुल अलग। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में कि हमारे पास ये शऊर होना चाहिए कि हम टैक्स खुद देना चाहें, गवर्नमेंट न ले। गवर्नमेंट जब मांग रही है, अच्छा फातमी साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ पर टैक्सेशन के हवाले से चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं, और ख़ासकर हमने देखा कि और चीज़ थी जिसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट हुई, वो थे हमने शमसी तवानाई यानी कि सोलर एनर्जी के हवाले से ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना हमने अब शुरू किया है। आम आवाम को भी इस बात की अवेयरनेस आई है, बिज़नेस कम्युनिटी को भी आई है, इंडस्ट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इसका देखा जा रहा है रुझान, और ख़ासकर तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कोशिशें हैं कि अपना लोड जो है, ख़ासकर जो मॉर्निंग में जो लोड है वो शमसी तवानाई पे यानी कि सोलर एनर्जी पे जो है वो उसके ऊपर खर्च किया जाए, उसके ऊपर जो है वो इन्हिसार किया जाए। तो कैसे देखते हैं आप के ख़ास कर सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी का यूजेज? और दूसरा ये कि ये ऑलरेडी पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि तारीख़ी सतह उबूर कर गया है, एक बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा रही हैं, और एटलीस्ट डे टाइम में जितना हो सके इस सहूलत को यूज़ करना है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो सोलर सिस्टम में या
ऑल्टरनेट पावर में गया है, ये इतनी बड़ी कामयाबी है। मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ कि जो हमारे यहाँ बरसहा बरस से हम रोते रहे हैं लोड शेडिंग और पावर की मजबूरियों से, उसका जो अल्टरनेट हमने तकरीबन 2700 मेगावाट हमने इजाफी इस्तेमाल किया है। इससे 2-3 फ़ायदे। एक फ़ायदा तो ये है कि आपका इन्वायरमेंट बेहतर हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके लिए किसी की मजबूरी नहीं है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी अभी मैं पढ़ रहा था कि गैर मुल्की कोई किसी सहाफ़ी की ने सर्वे किया, उसने कहा कि कराची की एक बहुत ही यानी समझिए पतली सी गली में गया जहां रिक्शा और टैक्सी चलना भी मुश्किल है, लेकिन जब गली में गया तो वहां पता चला लोग बाकायदा आपस में मिलकर तय करके अपने अपने छतों में छोटा छोटा सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे वो बिजली की तमाम तर आसानियां अपने लिए हासिल कर रहे हैं। ये शऊर अगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेवलप हुआ है, क्योंकि इससे हमारे पास अल्टरनेट एनर्जी आ जाएगी। इंडस्ट्री, इसी से हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, इसी से घरों की बिजली, और ये जो हमारा वेस्टेज है पावर का वेस्टेज जो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा खर्च करती है गवर्नमेंट, वो उससे निजात मिल जाएगी और लोग सेल्फ डिपेंडेंट अपनी अपनी छतों पे, अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ पे, अपने अपने घरों पे, अपने महल्ले में टावर बना के अगर हमने सोलर सिस्टम लगा दिया तो आप यकीन करें ऑलरेडी हम कामयाबी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम इस तरफ आ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा 2700 मेगावाट का हमारे पास रिकॉर्ड इजाफी हमने इस्तेमाल, अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 से 2 या 3 साल के अंदर जो बिजली का क्राइसिस है उससे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फातमी साहब ये भी बताइएगा कि स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स के लिए ये एक गुड न्यूज़ है, गवर्नमेंट की जानिब से फैसला किया गया है कि यहाँ पर तकरीबन 250 मुश्तरका वर्किंग मराकज़ जो है कायम किए जाएंगे। ये मंसूबा है गवर्नमेंट का। कितना ज़्यादा इससे बिजनेसेस फैसिलिटेट होंगे, मज़ीद स्टार्टअप्स फैसिलिटेट होंगे, और ख़ासकर हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं जिनके बड़े स्किल्स उनके डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, तो उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो अपने स्किल्स को मज़ीद यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये हम देख रहे हैं कि पिछली यानी हुकूमत आने के बाद हम बहुत तेज़ी से डिजिटल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और इसमें हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं पैसे कमाने, और रिकॉर्ड पैसे कमा रहे हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ सेमाही 27 करोड़ डॉलर उन्होंने सिर्फ कमाया है फ्रीलांसर्स ने, जो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तो हम इसमें, और जैसा कि अब हुकूमत ये 2022 में ये प्रोग्राम बना था कि हम तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ जगहों पे बनाएंगे, उसी को एक नई शक्ल दी जा रही। 250 मुख्तलिफ बनाए जा रहे हैं एरियाज़ जहाँ से ये काम कर सकेंगे। ये देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हम इस एज में आ गए हैं जहाँ अब दुनिया वहाँ पहुँच गई है जहाँ अब कागज़ कलम की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ कैशलेस है, हर चीज़ पेपरलेस है। ऐसी सूरत में अच्छा फिर हमारे यहाँ हम मेरा ख्याल बेशुमार बार ये बात कर चुके हैं कि हम दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में से हैं जहाँ मेजॉरिटी जो है यंगस्टर्स की है। 60-62% आबादी यंगस्टर्स की, जिनको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। अजी इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको किसी PhD करने की ज़रूरत नहीं, कोई MS करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप में ज़रा सी भी सलाहियत है तो 13, 14, 15 साल के बच्चे भी IT में जब लगते हैं, आपने देखा कितनी हमारी एनर्जी बच्चे ज़ाया कर देते, या मैं तो नहीं कह सकता ज़ाया, लेकिन लोग कहते हैं टिकटॉक में कर देते। तो अगर यही बच्चे पॉजिटिव काम करने लगेंगे जहाँ से आमदनी जो कर भी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। ये बहुत बड़ा इनकलाब, यानी 2 चीज़ें होंगी, एक तो एक तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, फ्रीलांसिंग काम करने लगेंगे, किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, किसी जगह की ज़रूरत नहीं होगी, जो जितना जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन दुनिया। अच्छा फिर सबसे बड़ी बात, सारे बिजनेसेस में आपके बाउंड्री लाइन होती कि आप महल्ले में काम कर रहे हैं, शहर में काम कर रहे हैं, मुल्क में काम कर रहे हैं, आप बहुत सी तिजारत बाहर से नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर से नहीं कर। लेकिन ये ऐसी दुनिया है जहाँ हवा में सारे काम, आप एक लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं और उस लैपटॉप से आप पूरी दुनिया आपकी 10 उंगलियों के दरमियान घूम रही, जहां से आप जो चाहे कर सकते। तो मैं समझता हूं ये हुकूमत, इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है जिस तरह इन्होंने पिछले प्रेशर डाल डाल के 1-2 साल के अंदर जिस तरह इन्होंने कोशिश करके हर चीज़ को डिजिटल सिस्टम में लाया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर इसी तरह हम इनकरेज करते रहे तो यंगस्टर्स में जो जॉब का प्रॉब्लम था, नहीं हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट का, वो आहिस्ता आहिस्ता छटती जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि ये अब हम अर्बन से रूरल एरियाज में भी ऑलरेडी है, लेकिन बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ ने देखा कि यंगस्टर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया है कि यहाँ पर वो अपने लिए जस्ट दे नीड के उनके
पास एक लैपटॉप हो और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसके बाद उनके तमाम स्किल यूटिलाइज़ करने के लिए उनके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और वो अपने स्किल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, स्टार्टअप्स के थ्रू, और साथ साथ न्यू ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आईटी के हवाले से और पाकिस्तान इससे यकीनन फ़ायदा उठाएगा। 100 इंडेक्स अपडेट सकते हैं, हमारे पास क्या मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,58,465.05 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,59,507.41, लोअर वाज 1,56,327.6 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,56,732.87, यानी कि 1,732.18 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। आप देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और इस वीक के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रोल ओवर वीक कमिट है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी जारी है और साथ साथ कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। लेट्स सी कि मार्केट क्या इसको प्रोवोक करती है और किस तरीके से लेके जाती है। लेकिन जब मंथ का नया आगाज़ होगा तो मंडे से मे बी कि एक नया एनर्जी, नए एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस मार्केट की देखी जाए। वेल, थैंक यू सो मच फातमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेड कार्स के हवाले से। 3 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद महदूद किए जाने का इम्कान है। पहले ये कहा जाता था कि इम्पोर्टेड कार से टैक्स कलेक्शन होगी और अभी भी हम ये देख रहे थे कि जब इनिशिएटिव लिया गया कि 5 साल पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन इम्पोर्ट हो सकेंगी और क्या क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी गाड़ियों की दरामदाद है इसको थोड़ा सा महदूद किए जाने का इम्कान है। इसकी इंटरनल स्टोरी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो सामने आएंगी, और गवर्नमेंट जो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से काफ़ी कीन दिखाई दे रही है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली होने चाहिए। तो आज इसके हवाले से हम बात कितना ज़्यादा खास कर जो इम्पोर्टेड कार्स हैं उसके पीछे जो एक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से चीज़ें हैं, निटिग्रिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट कैसे फुलफ़िल करेगी, आज हम ये बात करेंगे। और गवर्नमेंट का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीम्स है उसके हवाले से भी कुछ हम देख रहे हैं, इसमें तरमीम का फ़ैसला किया गया है। ऑफ कोर्स ये भी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जब हम कार इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें हैं जो टैक्सेस के हवाले से भी, और दूसरा ये कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं इसके हवाले से भी सामने आती हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिजिटल मॉनिटरिंग के हवाले से बात करेंगे। डिजिटल मॉनिटरिंग के बगैर शुगर मिल्स की चीनी की पैदावार क्लियर करने से रोक दिया गया है। ऑफ कोर्स जब डिजिटाइजेशन हर चीज़ के अंदर आ रही है तो यहाँ भी डिजिटल वे में काम करना ज़रूरी है और इसके ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें हैं जो अब सामने आएंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिजिटल वे में काम हो रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आईटी का दौर है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि शुगर मिल्स को भी चीनी की पैदावार क्लियर करने से जो है वो रोक दिया गया है कि डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसके बगैर कोई चीज़ मानी नहीं जाएगी। आज हम ये बात करेंगे। और एक और न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है एनएफसी अवार्ड के हवाले से, वो ये कि तब्दीली के लिए ये पहला कदम है और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि विफाक ने सूबों का बुला लिया है। ये एक बड़ी खबर है और साथ साथ एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से पहले भी काफ़ी डिबेट रही है लेकिन अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं और ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी प्रोविंसेस को कि उनके लिए भी काम किया जाएगा। इट्स अ वेरी गुड साइन। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अकमल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। अकमल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से हम बात करेंगे। ख़ास कर हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे तक ये डिले रहा लेकिन अब फाइनली वफाक ने सूबों का इजलास बुला लिया है। कितना ज़्यादा मोटिवेशन आएगी प्रोविंसेस को भी और कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं ना एक्साइटमेंट होगी, खुशी की लहर होगी। आइन के मुताबिक जो है ना वो एनएफसी जो अवार्ड है वो हर 5 साल के बाद रिव्यू किया जाता है, जिसमें जो फेडरल जो कलेक्शन है टैक्सेस की उसकी एलोकेशन का डिसाइड किया जाता है कि किस सूबे को किस तनासुब से हिस्सा मिलेगा। और उस तनासुब में ज़ाहिर है फिर सिर्फ और सिर्फ आबादी नहीं, दीगर चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है कि एक पॉपुलेशन है, पावर्टी है, या बेरोज़गारी है, पसमानदगी, तो इस किस्म की चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। अब इसको जो है ना ऑलमोस्ट जो लास्ट एनएफसी अवार्ड आया था वो 15 साल उसको हो गए तकरीबन, जो लास्ट एनएफसी था जिसके मुताबिक अभी तक जो है वो
ایلوکیشن چلتی ہے تقریباً 55% آف دی جو فیڈرل جو کلیکشن ہے ٹیکسز کی وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حالات کافی چینج ہوئے ہیں, آبادی میں بھی بہت حد تک تبدیلیاں ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور کے اوپر بھی بڑے حالات میں چینج آیا ہے, سیکیورٹی کی صورتحال اور دیگر بڑے جو ہے نا وہ چینجز آ گئی ہیں. تو NFC ایوارڈ میں جو ہے وہ چینج بہرحال وقت کی ایک بہت اہم ضرورت تھی, اور اس کو جو ہے وہ میں اس لیے خوشائند سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو صوبوں کے درمیان جو ہارمنی ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور جو زیادہ مسائل پیدا ہو رہے تھے ریونیو کے حوالے سے, تو ہو سکتا ہے اس میں ریونیو کا شیئر مزید بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے, یا پہلے اس کو ظاہر ہے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور جتنے بھی جو اور وزیر اعظم وغیرہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پھر الٹیمیٹلی اس کو ریوزٹ کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک قانونی طریقے سے رائٹ. آگے پروسیس کیا جاتا ہے. اچھا اکمل صاحب یہ بھی بتائیے گا, ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اس کے بغیر شوگر ملز کی چینی کی پیداوار جو ہے اس کو کلیئر کرنے سے روک دیا گیا ہے. اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل وے میں آنا یا ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دینا ہر چیز کے اندر کمپلسری قرار دے دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بتائیے, اور خاص کر آف کورس جب ڈیجیٹل مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو شوگر اور خاص کر ان چیزوں کے اندر پھر پراپرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یہ چیزیں پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہی یہ جو ہے وہ ایک پرابلم آتی ہے اور اس سے عام عوام جو ہے پھر مستفید نہیں ہو پاتی. اس کے بارے میں بتائیے گا پلیز. یہ بالکل, یہ جو ہے نا بیسیکلی سیلز ٹیکس ایکٹ ہے 1990, اس کی سیکشن 40C2 اور جو رولز ہیں 2006 میں بنے تھے, اس کا 150ZQT2, اس کے تحت جو انہوں نے جاری کیا ہے کہ اس کی جو نگرانی ہے اب وہ ویڈیو اینالیٹکس یا کوئی بھی ڈیجیٹل سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ کی جائے گی. جو بھی جو چینی یا شوگر ملز ہیں ان کا جو بھی اسٹاک ہے, تو اسے ظاہر ہے ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو پچھلے چند سالوں سے چینی کا بڑا بحران بھی پیدا ہوتا رہتا ہے, اور کبھی ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے, ضرورت نہیں ہوتی, اور بعد میں ہمارے یہاں پہ شارٹیج ہو جاتی ہے, اور لیٹر آن جو ہے وہ دوبارہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے. اور اس میں جو ہے نا انٹرنلی جو ہے وہ بڑی ویکنیسز ہیں, خاص طور پہ جو بیچ میں کچھ ذخیرہ اندوز ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ شیئر رکھتے ہیں, یا اسی طریقے سے شوگر ملز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کافی حد تک جو اسٹاک ہے اس کو ادھر ادھر کرتی ہے, اور جو ایکچوئل اسٹاکس ہوتے ہیں وہ شو نہیں کرتی. تو اس کو روکنے کے لیے یہ بڑا مؤثر اقدام ہے, لیکن اب پریکٹیکلی یہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے کیا اثرات آئیں گے, جو تھیوریٹیکلی تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے شارٹیج میں جو کمی ہے وہ اس کے مسائل ختم ہوں گے, جو ان نیسیسری لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے وہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. لیکن اب پریکٹیکلی ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس بھی 600 طریقے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹاک کو ادھر ادھر کرنا ہے. تو ڈیجیٹلائزیشن ہو یا کچھ بھی ہو, تو اس میں ہم تو پاکستانی ہیں, ہم لوگ تو پھر ماشاءاللہ اس کو چیزوں کو کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو اگر تو اچھے طریقے سے FBR اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بہتر اس کی نگرانی کی, تو اس سے نہ صرف یہ کہ عوام کا فائدہ ہوگا بلکہ جو کسان ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کو ایکچوئل جب پروڈکشن دکھانی ہوگی تو ان کو جی, پرچیزنگ بھی رائٹلی ٹائم کے اور اس اوپر سے کرنی سٹوریج ہوگی, وغیرہ اور کے حوالے دیگر سے بھی جو ایشوز تھے وہ بھی بالکل سارٹ آؤٹ ہو بالکل. جائیں گے. اچھا اکمل صاحب, ایک اور چیز جس کے اوپر کافی بات چیت ہوئی ہے, یعنی کہ کارز کی امپورٹ کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ کارز الاؤ کر دی گئی 5 سال کے لیے, پھر اس کی ڈیوٹیز کے حوالے سے بھی کافی بات چیت ہوئی. لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو جتنی بھی زیادہ امپورٹڈ کارز ہوں گی اس کی اسکیمز میں دوبارہ جو ہے وہ کچھ ریفارمز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, یعنی کہ ترامیم ہوں گی اس کے اندر, اور کس قسم کی ترامیم ہوں گی یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو تھوڑا سا ان کارز کو محدود بھی کیے جانے کا امکان ہے, تو کس چیز کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے گئے ہیں؟ یا تو پالیسی میکرز یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ملک کے مفاد میں بہتر ہوں, یا پھر پہلے جو یہ سوچا گیا تھا کہ امپورٹڈ کارز سے ٹیکسیشن اچھا اکٹھا کیا جائے گا, دوسرا یہ کہ لوکل انڈسٹری کیا ڈسکریج ہو رہی ہے, ریزن کیا ہے جو یہ چیزیں واپس آئی ہیں اور یہ سوچا گیا دوبارہ کہ ترامیم کرنی چاہیے؟ جو ایگزیکٹ ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو امپورٹس ہے وہ تقریباً پچھلے 3 مہینے میں $10 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً ہو چکا ہے, اور جو کہ ظاہر ہے بڑھتی ہوئی امپورٹس کی وجہ سے ہوا ہے. لاسٹ ٹائم سے ہماری تقریباً
दो एक बिलियन डॉलर के लगभग जो है वो एक्सपोर्ट्स इन पिछले 3 महीनों में, और उससे पिछले साल के जो 3 महीने थे, जुलाई टू सितंबर, तो 2 बिलियन का उसमें फर्क है। तो इम्पोर्ट्स की वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर प्रेशर आ रहा था, हम इम्पोर्ट्स इस वक्त अफोर्ड कर भी नहीं सकते। तो इस वजह से जो है वो ये जो जो स्कीम्स हैं जिसमें पैकेज है या गिफ्ट के तहत आती है या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस कोई करते हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिसके तहत जो है वो गाड़ी वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना फिर उसको मिस यूज किया जाता है कि कोई भी पाकिस्तानी वहाँ से आ रहा है, बेशक उसकी राइट। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस ना हो या कोई और मसले मसाइल हो, तो वो गाड़ियों की इंपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो उससे दो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे थे। एक तो ये कि हमारा ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा था, दूसरा जो नुकसान उससे हो रहा था, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है ना उसको बड़ा डेंट पड़ रहा था। इससे पहले तो हमारे यहाँ पे 2 या 3 मैन्युफैक्चरर रहे हैं ना जो ट्रेडिशनली देखा गया, लेकिन अब यहाँ पे काफी सारे और जो है वो कंपटीटर्स भी ईवी आ गए कार्स भी आ मार्केट में, गई हैं वो अब तो। बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। हम्म। तो अगर हम बाहर से भी इंपोर्ट्स इस तरह अलाउ करते रहेंगे तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? दूसरा फिर वो लोग अपना पे बैक पीरियड भी उनका बढ़ता जाएगा। तो उनके लिए ये बड़ी डिस्करेजिंग बात थी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त वर्ल्ड वाइड को इतनी ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर रही है। हमारे यहाँ पे भी ये बड़ी बात है कि हुकूमत जो है वो इतने सारे मतलब 4-5 ब्रांड तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो कि नए आ गए, या एसयूवीज हो या सेडान हो। तो अच्छा टफ कंपटीशन इस वक्त जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मिल रहा है। तो अगर उसमें मजीद इस तरह के इंपोर्ट का एलिमेंट आएगा तो उससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और हमारा अपना जो है वो जो ज़र मुबादला है वो भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी ज़ाया होगा। तो ये एक बड़ा बरवक्त और दुरुस्त फैसला है। इससे पहले आईएमएफ जो है ना वो थोड़ा सा कह रहा था कि जी आप बरामद लेकिन खोल दें, गाड़ियाँ मंगवा लें, खुद अकमल इसका साहब, लिए। इससे तो हमारा ये जो था। इम्पोर्ट बिल है वो तो बढ़ ही रहा था। ऑफ कोर्स ये बात तो जहन में थी जब इम्पोर्टेड कार्स अलाउ की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो टैक्स कलेक्शन थी वो भी बहुत ज़्यादा पीक पर आ गई थी। ये भी चीज़ तो थी। बिल्कुल ऐसा ही टैक्स कलेक्शन, नो डाउट कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, और खास तौर पे इनमें तो तकरीबन 400% तक लग्जरी गाड़ियों हम्म। में जो है वो टैक्स वो हुकूमत वसूल करती है। यानी अगर 100 रुपए की गाड़ी है तो 400 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। तो इस हद तक टैक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफबीआर का जो है रेवेन्यू इसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एफबीआर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ऑलरेडी उसने अच्छा मतलब इस मरतबा रेवेन्यू कलेक्ट राइट। किया। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। अच्छा अकमल साहब, आपने ट्रेड डेफिसिट का जिक्र किया। करंट अकाउंट के हवाले से अब सरप्लस हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रेड के हवाले से अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सोल्यूशन की तरफ जाना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि ये दिस वाज द वन रीज़न कि ये जो इम्पोर्टेड कार्स वाला एस्पेक्ट था, या और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपेंडिचर्स को कम करना या हमारे ट्रेड को बैलेंस करना, फिस्कल डिसिप्लिन को बेहतर करना, ये चीज़ें अभी और भी मज़ीद आप समझते हैं कोई ना कोई पॉलिसीज़ आएंगी? ये उसमें सबसे जो ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा था ना वो तो यही जो फैसला किया था हुकूमत ने इम्पोर्टेड गाड़ियों का। जाहिर है वो सस्ती आ जाती है, लोग उसकी तरफ जा रहे थे, और उसमें अच्छा खासा हमारा ज़र मुबादला जो है वो खर्च हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना वो जो दूसरे दीगर इकदामात हैं उनको भी जो है ना वो हमें सपोर्ट कर, मसलन हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है, वो भी यही कह रहा है कि अगर हमें अपनी बाकी जेन्युइन ग्रोथ को अचीव करना है तो वी मस्ट नीड टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट्स। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो फिर जो है ना अब चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हो या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, हमारे राइट। यहाँ सर्विस सेक्टर में बहुत मार्जिन है। फाइनेंस के शोबे में, आईटी के शोबे में हम बहुत अच्छी सर्विसेज जो है ना वो इंटरनेशनली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ एरियाज विच नीड टू बी टैप्ड, एंड राइटली जो चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो उसमें अगर हम मजीद एफर्ट्स बढ़ाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, और वंस हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई तो उसके बाद आप देखिएगा कि किस फिर तरीके हम से फिर अपने हमारे जो है एक्सपेंडिचर्स दीगर भी बढ़ा मसाइल। सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच अकमल बिल्कुल। साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी गुड न्यूज़ हैं। एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटीज़ को के लिए, बायलैटरल रिलेशंस को देखने के लिए ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें टैप कर रहे हैं, और वो यकीनन कुछ अरसे में उसके रिजल्ट्स भी बड़े फ्रूटफुल होंगे। हमारे सामने कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ के हवाले से आज क्या अपडेट्स हैं? गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,22,282 रुपीज़। ये गोल्ड की पर तोला प्राइस आप देख रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड की हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,62,423 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,994.43 डॉलर। इंटरनेशनली कमी देखी जा रही है प्राइसेस के अंदर। दिस इज़ द रीज़न आज हम कह सकते हैं
हल्का सा अपवर्ड ट्रेंड है, बट लोकल मार्केट में एक इन्फ्लुएंस नहीं है इसका। ऑयल WTI पर बैरल $60.07, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.47। ये थे कमोडिटीज अपडेट्स। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज के मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.25 रुपीज, सेलिंग वॉज 326.83। यूके पाउंड बाइंग रही 370.86, सेलिंग वॉज 371.52। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.85, सेलिंग वॉज 281.35 एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.59, सेलिंग वॉज 39.66। ये थे करेंसी अपडेट्स। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं आज के मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.89 रुपीज, सेलिंग वॉज 75.02। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.48, सेलिंग वॉज 76.62। कतरी रियाल बाइंग रही 77.44, सेलिंग वॉज 77.57 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.31, सेलिंग वॉज 917.94। ये थे करेंसी रेट्स। आज के अपडेट्स आपने देखे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।